क्या बोल रहा? हाँ। हिंदी में बात नहीं कर सकते हम? ले मैडम, हिंदी में क्या बात करनी है ना, हमारा बस ताल्लुकात दिया मैडम। अपनी तो शर्मिली आंखों देखण दिया जरा ए नात देखा। मरोड़ तिड़कवाल। हाँ, तिड़कवाल। जब तक तेरी जीभ में तिड़कवाल ना पड़े तब तक वो समझ नहीं आएगा, गढ़वाली नहीं बोल पाओ। और अब तो बल मैं तल्ला मोटा ढांग जाऊंगा, वो करके दिखाइए एक बार। और मैं लाटा ठीक है तो हाँ वो बात सर विधानी ठीक है शुद्धि वो बायक गुणों पीड़ा नीचे उससे ज्यादा ही कमाता, चाहे मैं चाय ही बनाता, रोज पहाड़ों पे घुमाता, रोटी को देगी खिलाता, पर भी थे जान छा मॉल मा खचोर ना था पिज्जा। इन दिनों आपकी फोन स्क्रीन पर आकर एक शख्स आपको खूब हंसा रहा है, जिसकी तस्वीर मात्र देखने से आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है, जिसकी आवाज सुनकर आप हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। कभी लाटू सॉन्ग गाकर, तो कभी बॉडी बनकर, कभी शिवचरण फ्रॉम दुधारखाल बनकर, तो कभी नर्री भाई बनकर आपको हंसाता है। जिस शख्स ने कोटद्वार की गलियों से निकलकर आप लोगों के दिलों तक राज किया है, वो शख्स मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ हैं प्रियांक आर्या, जिन्हें आप जानते हैं हु इज पीकू के नाम से, और आज प्रियांक खुद बताएंगे कि हु इज पीकू। बहुत बहुत स्वागत है प्रियांक आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए प्रियांक हमारे साथ हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुछ मजेदार सवाल उनसे पूछे जाएं और उनके जीवन के उन रहस्यों से पर्दा उठाया जाए जो अभी तक उन्होंने नहीं उठाया है। प्रियांक, शुरुआत आपके बचपन से करते हैं। बचपन आपका बिजनौर में बीता, जब उत्तराखंड का अस्तित्व नहीं था और उत्तर प्रदेश हुआ करता था। बिजनौर से जुड़ी कोई ऐसी याद बताइए जो आपने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर साझा न की हो। बिजनौर से जुड़ी, सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, जो भी लोग देख रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। बाकी बिजनौर से जुड़ी सबसे खास यादों में से एक है कि वैसे तो बहुत बहुत खूबसूरत है, पर एक ऐसी है कि जिसमें मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था और एक रिक्शे वाला भैया हुआ करता था, जिनके वजह से मैंने उनसे बातचीत बहुत करता था जी। मैं बचपन से ही बहुत इंटरेक्टिव रहा हूँ, तो उनसे बातचीत बहुत होती थी, जिसकी वजह से मैं बिजनौरी भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। बोल के दिखाए, तभी तो फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है, तो आप प्रत्यक्ष करके दिखा दीजिए। जैसे तुम कुछ मुझे लाइन दो तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, जैसे कोई कहीं जा रहा है तो उसको मतलब टोक ना हो, तो कैसे आप बिजनौरी एक्सेंट में टोकेंगे? कहाँ को जा रिया है को आ जरा देखे देखे कैसे जाओ जा रिया, मैं कान में जूना रेंग रही तेरे, इस तरीके से बात करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की मजेदार बातें, किस्से आपको इस पूरे इंटरव्यू में देखने को और सुनने को मिलेंगे। 2000 आते ही उत्तराखंड एक अलग राज्य बना और आपकी एंट्री हुई कोटद्वार में, और कोटद्वार में फिर आपका पूरा, जो कह सकते हैं कि जो बचपन के बाकी बचे हुए दिन थे वो वहां बीते, और जवान भी आप कोटद्वार में हुए। तो कोटद्वार में SGRR में आपकी पढ़ाई हुई, और जहां तक मैंने जानकारी जुटाई है, पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन कलाकार जो है ये बचपन से थे, और बचपन से ही डांस करना, गाने गाना और शरारत करने में आप आगे रहते थे। तो ऐसा क्या था, मतलब किसको देखकर आप इंस्पायर हुए, आपके अंदर एक कलाकार जाग गया, क्या ऐसा हुआ? जैसे बचपन में, वैसे शायद कुछ लोगों को मालूम हो, पर बचपन से ही मेरा, जब मुझे टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम थी इस चीज़ की कि टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, इसको थिएटर कहते हैं, इसको सिनेमा कहते हैं, जब ये सब नहीं मालूम था, पर ये पता था कि खुद कुछ करके दिखाना है 4-5 लोगों को बिठा के जी। तो बचपन से इस फैमिली में भी मैं परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जैसे हम दादी, नानी, मौसी, इन सबका कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो सारे लोग बैठ जाते थे, मैं बोलता था रुको रुको मैं नानी करके दिखाता हूँ, तो वो करता था। फिर स्कूल में आके मैंने कुछ बच्चे जुटाए जो ऐसे मुझे दिख गए कि यार ये कर सकते हैं, उनके साथ हम रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे कुछ ना कुछ करते थे। ये मतलब बचपन से ही शुरू हो गया था। तो लीडरशिप क्वालिटी यानी पहले उसी टाइम से आपके अंदर डेवलप हो गई थी कि हाँ अब मैं जैसे लोगों को जुटा पा रहा हूँ, तो शायद तब तो सोचा भी नहीं होगा कि किसी दिन इसी कोटद्वार में इतना बड़ा शो करूंगा कि हाउसफुल हो जाएगा और लोगों को सीढ़ियों में बैठकर शो देखना पड़ेगा। चलिए उस पर आएंगे, लेकिन शुरुआत हमने बचपन से की है। कोई बचपन का कोटद्वार से जुड़ा कोई किस्सा सुनाइए कि जो अभी तक आपको याद हो, या वो बुरा किस्सा भी हो सकता है या अच्छा किस्सा भी हो सकता है, कुछ मजेदार हो जो हमारे दर्शकों को जिसमें मजा आए। मजेदार या मेरे पिताजी से बहुत मतलब डरपोक रहा हूं मैं पापा को लेके हमेशा से। अच्छा। और मतलब वो घूर भी देते थे तो पानी निकल जाता, मैं दुपक जाता था कहीं कोने में। तो ऐसी ही हमारी बच्चों में खेला खेली हो रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो मैं अपनी सिस्टर के पीछे भाग रहा था।
और इतना जोर से भागा कि बीच में एक टाइम ऐसा आया कि हवा नीचे हवा रह गई और स्पेस नहीं रहा चलने को। मैंने नीचे देखा, मैंने कहा अब तो गिरने वाला हूँ। फिर सामने सीढ़ी थी, सीढ़ी में जाके ये जो है चिन मेरा खुल गया था। अच्छा, तो ये बहुत शार्प याद रहता है, कभी कभार सपनों में भी आ जाता है। क्योंकि दादी ने क्या किया, डॉक्टर के पास तो ले नहीं गए, दादी ने ऐसे गोदी में बिठाया और यहाँ रुई भरी, उसमें कुछ चीनी डाली और मिट्टी तेल डाल दिया और ये सील हो गया। हाँ, तो उसके घरेलू नुस्खा इसको कह सकते हैं। हाँ, तो 10-12 दिन पिताजी के सामने नहीं आता था बिल्कुल भी, यहाँ पट्टी बंधी रहती थी। तो अभी कैसे, मतलब अभी बात करते हैं? अब तो पिताजी चिल है बिल्कुल। अच्छा, आपकी वीडियोस देख के तो होंगे ही। हाँ। देखिए, इस इंटरव्यू की एक शर्त और ये है कि आपको अपने अंदाज में जवाब देने हैं, और आपका अंदाज जो है वो लोगों को भली भांति पता है कि आप किस अंदाज में बात करते हैं। और दर्शकों के लिए इस इंटरव्यू में हम लोक भाषा गढ़वाली का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को और मजा आए। तो कुछ अब एक आपने जरूर पीकू की वीडियो देखी होगी कि जिंदगी क्या चुबा सुध्याया छो एक मुनक, वो एक्ट जो है वो बड़े मजेदार है। और उस एक्ट को अगर मैं चाहूँ तो दरख्वास्त करूंगी थोड़ा सा अगर आप दिखाएंगे किस प्रकार से आपके अंदर वो कैरेक्टर आया और आपने मतलब उसको अमर बना दिया उस कैरेक्टर को। ऐसे पहाड़ में बहुत सारे कैरेक्टर हैं। अगर हम पहाड़ की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, तो जेम्स फैले हुए हैं हर तरफ कि आप किसी को भी देख लोगे ना, आपको लगेगा ये तो बहुत ही तगड़ा है भाई। तो ऐसे ही तुम कभी ड्राइव करते हुए निकल जाओ, एक गुमखाल जाते हुए, कोटद्वार से गुमखाल का रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है। तो आप अगर अपनी कार ड्राइव करते हुए जा रहे हो तो एक जगह आपको एक बांसुरी वादक मिलता है, वो अलग ही कैरेक्टर है, वो ज्यादा बात भी नहीं करता। उसको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये अपना बिजनेस सिर्फ इतना ही है, मैं तुझे बांसुरी सुनाऊंगा बजा के और तू मुझे कुछ दे के जा। तो वो भी कैरेक्टर बहुत अचंभित करता है मेरे को कि मतलब उसको ज्यादा इंटरेक्शन नहीं चाहिए किसी से, ना कोई सांत्वना चाहिए, वो अपना बांसुरी बजा रहा है, तुमको नहीं भी देना है तो सुन के निकलो। तो उसी तरह से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है जो मुझे, वो है एक बॉडी का कैरेक्टर। जो लेडीज जो है ना, सारे जीवन भर बहुत कर्मठ होती हैं, बहुत काम काज, उन्होंने सारी दुनिया देखी होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो दिल्ली आ जाते हैं हम लोग और कुछ भी करने लगते हैं, कोई जॉब करने लगते हैं, कुछ अच्छा करने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हम उनके बराबर कभी नहीं हो पाएंगे। जो लाइफ उन्होंने देखी है, जितनी कठिन जिंदगी उन्होंने देखी है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनको कुछ नहीं लगता है, मतलब कोई भी अचीवमेंट उनको कुछ नहीं लगती। तो वो कुछ इस तरीके से बात करती है कि अगर तीनों लड़के देश विदेश इधर उधर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो दूसरी जगह जाके ऐसी बताएंगे, थोड़ा बहुत डर भी होता है कि यार कहीं नजर न लग जाए। तो वो इस तरीके से बात करती हैं कि ओ मिया लाटा ठीक है तो हाँ वो बात विधानी ठीक है सदी वो बायक गुणों पीड़ा नीचे, मतलब हर चीज को एग्जैजरेट करेंगे कि जो चीज अच्छी भी है वो भी बुरी है। हाँ लोड में लगे वो लेक्चरर से बाबा और दूसरो वाल बाबा ये पायलट था, अरे छोटू भी था तुम्हारो। हाँ बाबा विदेश चल गया बाबा, 2-3 लाख कमाना तो बस कुछ ना क्या कर बाबा जिंदगी क्या है। हर चीज के लिए बॉडी जो है यही टोन रखती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपने अभी देखा, ये आपको पहाड़ों में लगभग हर गांव में एक दादी एक बॉडी आपको ऐसी मिल जाएगी जिसे मतलब बहुत कुछ नहीं लगता कि कुछ भी नहीं है मतलब वो। अब मैं आपकी बचपन का एक किस्सा है कि एक सर थे आपके स्कूल में, उनियाल सर, और शैतान पीकू बचपन से इतने थे कि टीचर की स्केल से अपने हाथ को बचा नहीं पाते थे और इतनी शैतानियां करते थे कि उनियाल सर को मजबूर कर देते थे कि वो पीकू की पिटाई करे। आप सबके पसंदीदा है पीकू, हमारे भी हैं, लेकिन बचपन में बहुत मार खाई है। बहुत किस हाथ में आपके वो स्केल मारते थे? मैंने सुना है कि आपने स्केल की बड़ी मार खाई है। यार अब के जो बच्चे हैं ना, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा है टॉर्चर के हिसाब से जो हमने देखा है ना। टीचर पेन वेन बीच में फंसा के हाथ दबा देते थे, कुछ भी कर देते थे भाई। तो उनियाल सर मेरे बहुत फेवरेट टीचर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, रिस्पेक्टेड सर मेरे। बट उन्होंने क्या किया था कि एक बार उन्होंने ये कह दिया था कि केमिस्ट्री में जिसके 50 से नीचे आए, 100 आउट ऑफ में, मतलब ना अगर 50 से जितने नीचे आएंगे उतने डंडे पड़ेंगे। तो किसी के 49 आ गए तो एक डंडा पड़ गया, किसी के 37 आ गए तो 13 पड़ गए। सब लोग मेरा वेट कर रहे थे, मेरे दोस्त लोग भी मेरा वेट कर रहे थे इसके कितने आए। तो उन्होंने, मैं बहुत एवरेज था पढ़ाई में, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बायो, जो मैंने बाद में जाके ली, जो मैं अच्छा भी था उसमें। बट उसके अलावा हिंदी में मैं 80 पार कर देता, बाकी मैथ में फेल। मैथ आपको पसंद नहीं थी? नहीं पसंद भाई, अभी भी नहीं पसंद। तो उन्होंने बोला कि 50 से नीचे आए तो गेम हो जाएगा भाई। तो सब वेट कर रहे थे, अचानक से उन्होंने बोला प्रियांक 1 नंबर आया। और मार खाने की बहुत आदत थी मेरे को। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा सर, तो वो उन्होंने बड़ा हंस के देखा कि आ गया। मैंने कहा, तो उन्होंने बोला हाथ आगे करता जा
उन्होंने ऐसा कुछ किया कि उन्होंने देखा भी नहीं, उनको पता था कि अब ये बहुत रूटीन में आ गया है बंदा, मैं भी रूटीन में ही हूँ, तो वो मारते गए। तो वो किस्सा इतना स्पेशल इसलिए है कि मैं मार खा के 49 डंडे खा के वापस चला गया था। फिर मैं वापस आया, पता नहीं कुछ खुड़की ऐसा दिमाग में 10 और खा लो। नहीं 5-10 सीट पार कर गया था मैं। फिर वापस आया, मैंने कहा सर जब हाफ सेंचुरी हो ही रही है तो एक और मार ही दो, क्या एक नंबर का बचा रहे हो। फिर उन्होंने और ज्यादा मारा। अच्छा, तो फिर शतक हो गया होगा फिर तो। तक हो गया भाई उसके बाद। देखिए पीकू के अंदर शैतानी तो थे ही, अब लेकिन जो दिमाग था ना वो पहले से ही कलाकार वाला था, और जब सीने में कलाकार का दिल धड़कता है तो कोई भी बंदिशें एक कलाकार को रोक नहीं पाती। और पीकू कोटद्वार की गलियों को छोड़कर देहरादून गए, और देहरादून में भी जब उनका मन नहीं लगा तो उसके बाद पहुंच गए माया नगरी बम्बई। बम्बई की जीवन शैली कैसी थी, क्योंकि वहां का जो एक स्ट्रगल एक्टर अभी होगा वहां, तो उसका बहुत कठिन जीवन वहां होता है। लेकिन आप तो बिल्कुल न्यू कमर की तरह से गए थे, तो किस तरह से शुरुआत के दिन बिताए आपने? असल में जब बॉम्बे में पहुंचा, वैसे तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ हल्का सा, देहरादून की बात बताता हूँ आपको। देहरादून भी मैं इसलिए गया था कि पिताजी मुझे बॉम्बे नहीं भेज रहे थे। अच्छा। तो मैं सुबह 4 बजे स्कूटी स्टार्ट करी और मैं भाग गया देहरादून। और वहाँ कुछ बातचीत हो रही थी पहले से, तो 2-3 दिन मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहा और मैं वो देने जाता था, इंटरव्यू देने जाता था। तो एक स्टोर था जहाँ पर मैं एज अ सेल्समैन इंटरव्यू देने गया और वो पास कर लिया मैंने। तो वहाँ मेरी 7-8 हज़ार की जॉब लगी थी। वहाँ मैंने 6 महीने नौकरी करी, जहाँ पर असल में क्या होता है कि जो आपको नहीं चाहिए होता है ना वो बहुत अच्छे से आपके पास आ रहा होता है, पर जो चाहिए ना वो भागता रहता है आपसे। वो भागता है आपसे। तो वो जब मैं जॉब करता था तो बहुत बढ़िया, उनको बहुत सही लगता था। मेरे रिव्यूज जाने लगे आगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया सेल कर रहा है। एक दिन क्या हुआ, मैंने 1,80,000 की सेल कर दी वहाँ पर एक लेडी से। एक ही लेडी आई, उसको मैंने सबके कपड़े दिखा दिए, बच्चों के भी बड़ों के भी। वो सच में 1,80,000 के कपड़े लेके चली गई। तो मेरी डीलिंग उस वक्त भी बढ़िया थी जब जैसे चाइनीज लोग आते थे, चाइनीज लोग मुझे पहचानने लग गए थे देहरादून में। अच्छा। वो सच में चाइनीज होते थे, वो ना कुछ अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे यूएस का कोई आएगा ना, हम लोग कमर से पैंट लेते हैं ना, डेनिम वगैरह, हम बोलते हैं 32 दे दो, 34 दे दो। वो यहाँ से बात करते हैं, इंसीम की बात करते हैं। अच्छा। जांग का एरिया जो है उसका ये मेजरमेंट है उनका कि इस मेजर से हम लोग डेनिम लेंगे या पैंट लेंगे। तो मैं उनसे भी अच्छे से रिलेट कर पाता था, वो मुझसे रिलेट कर पाते, कहते हाँ इंसीम 30, इंसीम 2 ये सो दे दो। तो बहुत अच्छा चलने लग गया था। अचानक से क्या हुआ, 6 महीने बाद एक एरिया मैनेजर आया और उसने बोला कि तू स्टोर मैनेज कर लेगा ये। तो मैं तो एज अ सेल्समैन था, वो भी उस पे था, मैं क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल टाइप, कभी भी निकाल सकते थे हाँ, मतलब। और बाकी के सेल्समैन जो हैं वो हमेशा कंपटीशन में रहते थे। इवन वो भी ले गए यार, क्या बोलते हैं उसको, वो जो मिलता है जब आप अच्छी सेल करो तो कुछ मिलता है इंसेंटिव। हाँ, इंसेंटिव। वो अब मैं रजिस्टर्ड तो था नहीं, तो वो भी उनके चला गया। तो मैं वो सब अच्छे से करने लगा था। तो उसने बोला आप स्टोर मैनेज कर लोगे। स्टोर मैनेज मतलब कि ये जो मेरे साथ में सेल्समैन है उनसे भी ऊपर, हाँ, बॉस बढ़ गया मतलब। हाँ, और जो स्टोर का मैनेजर है जो बहुत चिढ़ता था मुझसे, मतलब पता नहीं क्या सीन था, उसके लेवल पे आ गए थे एक तरह उसके से। लेवल पे आ गया था। तो मैंने कहा ये तो मार देगा जान से मुझे। तो मैंने कहा सर वो बोला उसको मैं कहीं सेट कर दूंगा, तू बता करेगा। तो वहां पे मुझे लगा कि यार ये बहुत आसानी से मिल रहा है यार, और मतलब यहीं रह जाऊंगा मैं हमेशा। तो मैं रात को जैसे शाम को घर गया, अगले दिन वहां गया ही नहीं। मैंने फोन किया सर, मैंने कहा मेरी पढ़ाई पूरी करनी है, मैं भाग रहा हूँ। तो फिर मैं कोटद्वार वापस आया और पिताजी को मैंने बोला कि देखो भाई करके तो रहूंगा, मैं जा रहा हूँ मुंबई में। और जॉब इसीलिए भग के छोड़ के आया था मैं कि वहां से फिर मतलब वो तो फिर, और मैनेजर का पद था वो। हाँ मतलब मैं सच बताऊं तो 2014-15 की बात है शायद, और वो मुझे 28,000 रुपए पर मंथ दे रहे थे उस टाइम पे। उस टाइम पर। और मेरी जॉब लगी थी वो 7-8 हज़ार में। तो मैंने उनको हाथ जोड़े, मैंने कहा सर, बोला यार तू कैसा आदमी है, तुझे जॉब दे रहा हूँ तू भाग रहा है। मैंने कहा सर मैं यही करता रह जाऊंगा, फिर मैं सेल्समैन ही बन जाऊंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बता दिया था मैंने उनको। पहले मैंने झूठ बोला कि मुझे बीएससी पूरी करनी है। फिर मैं भाग गया और वापस आया, पापा को मैंने बोला भाई जा रहा हूँ। तो पापा ने बोला कि यार ये 15,000 है, ये मैं तुझे दे रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं दूंगा तुझे क्योंकि वो तो अपोज में ही थे कि भाई ये नहीं करना है। मैं 15,000 लेके मुंबई पहुंचा जी, और तब असली स्ट्रगल शुरू हुआ वहाँ पर। तो मुंबई में मड आइलैंड में आप रहते थे। मड आइलैंड में रहते थे। और कई दर्शकों को अगर पता ना हो तो बता दूं कि क्राइम पेट्रोल में और एक वेब सीरीज में भी आप काम कर चुके हैं, हाँ, अमेज़न की। जुबली। हाँ, तो वहां तक पहुंचने में मुंबई में कितना समय लगा आपको? मैं ये बता दूं असल में कि 1.5 साल तो मुझे पहला काम पाने में लग गया था। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत स्ट्रगल है या फिर ये सारी चीज़ें देखिए उसी बातें हैं ये। अगर आप पहले दिन जाकर दूसरे दिन भी काम पे हो सकते हो, और आप जाकर 2 साल बाद भी काम पे हो सकते हो। एवरीथिंग इज लक, क्योंकि
क्योंकि बहुत मेहनती लोग हैं भाई, हमसे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो 1.5 साल बाद तो मुझे पहला काम मिला वहाँ पर। 1.5 साल बाद? तो 1.5 साल तक आपने वहाँ किस तरह से अपना जीवन बिताया, मैं वो जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो भैया हम लोग सुबह नाश्ता बनाते थे, दिन का खाना खिचड़ी वगैरह ऐसा कुछ बना के टिफिन में पैक कर लेते थे, और मोस्टली शुरुआती साल में बहुत जाते थे ऑडिशन देने के लिए, ये सब देने के लिए। ऑडिशन में मेरे को मतलब जगह जगह लोग पहचानने लग गए थे। इवन मेरे फ्रेंड्स जो थे वो लोग ने मेरा नाम रख दिया था नॉट फिट। नॉट फिट, क्योंकि मेरे को हर कोई, पता नहीं उनको कैसा लुक चाहिए, अब रिच लुक चाहिए, गरीब लुक चाहिए, मैं कहीं फिट नहीं होता था किसी भी चीज़ में। मैं पूछता था डू आई फिट, तो वहाँ से आवाज़, पीछे से आवाज़ आती थी, अरे भैया नॉट फिट, तो मुझे निकाल देते थे। तो दोस्तों ने मेरा नाम नॉट फिट रख दिया था, यहाँ तक हो गया था। मैं बोलता था यार मैं किस लुक के लिए बनाऊँ फिर, मैं किस एज में आ चुका हूँ जो मैं किसी में फिट ही नहीं हो रहा हूँ, ना मैं हस्बैंड में फिट हो रहा हूँ, ना मैं बच्चे में फिट हो रहा हूँ। तो मतलब बहुत स्ट्रगल रहा, पर मज़ा बहुत आता था। बहुत शुरुआती टाइम में बहुत स्ट्रगल किया, मतलब स्ट्रगल भी नहीं बोलेंगे, वी हैड फन। मेरे दोस्त यार बहुत अच्छे थे, जो रूममेट्स थे बहुत अच्छे थे, खाना वाना बहुत अच्छा बनाते थे हम लोग, और रोज़ निकलते थे ऑडिशन वगैरह के लिए। बट हाँ, एक चीज़ से दिक्कत होती थी कि नॉट फिट क्यों बोलते हैं मुझे। लेकिन अब उनको पता चल गया होगा कि भाई आदमी फिट भी है और हिट भी है। टाइम लगता है। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? मतलब अगर बॉलीवुड की थ्रू से बात की जाए तो वहाँ कौन सा एक्टर है जिसे देखकर आप बड़े इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ यार ये इसकी एक्टिंग बड़ी मुझे अच्छी लगती है? कोई एक्टर? असल में जैसे शुरुआती टाइम पर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था, बट जब मैं स्कूल टाइम पे था, जब डांसिंग वगैरह करता था, तो माइकल जैक्सन से बहुत प्रभावित था मैं, और है भी, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो माइकल जैक्सन को मैं ऐसा सोचता था कि यार ये, जैसे मैं 4 लोग जुटा लेता हूँ जी, 20 लोग जुटा लेता हूँ, ये तो पूरा शहर उमड़ के आ जाता है देखने को, ऐसा क्या है बंदे में। और बहुत ज़्यादा मिलने की ख्वाहिशें भी थी, बहुत मन करता था कि इससे कभी ना कभी कुछ ऐसा लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि मैं माइकल जैक्सन से मिल पाऊँ। ये इंस्पिरेशन पहली थी मेरी। लेकिन ये तो उनकी गलती उनकी तरफ से रहा कि वो निकल गए जल्दी इस दुनिया से। हाँ, उस दिन बहुत रोया यार मैं, मतलब कमरे में दुपक के अकेले रोया। ऐसा आर्टिस्ट ऐसा क्या क्रिएट कर देता है, ऐसा क्या ऑडियंस को वो दे देता है, जो मतलब मैं उनसे कभी ना मिला, ना कोई बातचीत, ना उनको पता कि कोई उत्तराखंड में पीकू रहता है, और मैं अपने कमरे में दुपक के बैठ के रो रहा हूँ कि यार माइकल जैक्सन चला गया। तो ये पहली इंस्पिरेशन थी कि मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, आई विल क्रिएट एन इम्पैक्ट, कि मतलब लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट कर पाऊँ इम्पैक्ट कि उनके लिए यूजफुल भी हो, उनके लिए इंस्पिरेशनल भी हो, और उनकी लाइफ से मैं निकलूँ ना आसानी से। तो अब आपने एक्टिंग कर ली है, कॉमेडी आप करते हो, लोगों ने लाटू सॉन्ग भी सुन लिया, लिरिक्स भी लिखते हो, अब तो आपके नाम के साथ कई तमगे जुड़ गए हैं, और कुछ भी कह लीजिए आपने लोगों की फ़ोन स्क्रीन तक पहुंचकर लोगों को गुदगुदाया है, हंसाया है। अब बातचीत थोड़ा, जब आप मुंबई से लौट गए पहाड़ों की ओर, कोविड टाइम पे आप वापस आए, उसके बाद यानी आप फिर वहीं से शुरुआत करनी थी, ज़ीरो से एक तरह से शुरू करना था, लेकिन उसके बाद आपने अचानक से सोशल मीडिया में, खासकर इंस्टाग्राम में, इस कदर आपकी फ़ैन फॉलोइंग हुई कि 1 साल में इतना बड़ा नाम बन गए आप कि अगर आज कोई कहे कि किसकी वीडियो आप देखना पसंद करते हो, तो हर एक की ज़ुबान से आपका नाम निकलता है। मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो कहता है कि अरे पीकू को देखा क्या, पीकू की नई वीडियो देखी क्या। तो पीकू कैसे बन गए, मतलब वहाँ मुंबई से लौटकर क्या बदलाव आया जीवन में? एक तो शादी हो गई, उसके बाद और क्या क्या बदलाव रहे? जैसे जानने को मुझे ये मिला जी, ये मैं मानता हूँ कि ये गहरी बात है। पता नहीं मैंने बोल दीजिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बॉम्बे जब मैं था तो आई वॉन्टेड टू बी समवन, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि किसी को कुछ दिखा दूं या किसी के जैसा कर दूं। बॉम्बे मतलब अपना भी था, अपने बैंक में भी बहुत कुछ था कि मतलब मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, पर फिर भी जब आप उस डेकोरम में रहते हो ना, तो उस लाइक माइंडेड लोग हैं ऑडिशन देने वाले, एक ही फ्लो है, रोज एक ही चीज़ है, तो आप कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप किसी से कुछ बेहतर करना चाहो। यहाँ पे आ जाता है कंपैरिजन। तो आप ऐसे रहते हो कि यार नहीं ये कर रहा है, अच्छा ये फैशन ये करता है, मैं भी करता हूँ, यार ये इस टाइप का सिनेमा देखता है, मैं भी देखता हूँ, यार ये बुक पढ़ता है, मैं भी देखता हूँ, ये वो थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर रहा है, मैं भी करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं उस होड़ में आ जाते हो एंड यू ट्राई टू बी समवन। बट जब मैं कोटद्वार वापस आया तो पहले तो आया इसलिए था कि कोविड लगा, और ऐसे जुझारू आर्टिस्ट थे हम कि मैं उनमें से था कि जिन्होंने बोला कि मैं मुंबई छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब कोविड आए जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो यहीं रहूँगा। 1-1.5 साल में अपनी सेविंग खत्म हो गई, कमर टूट गई, पहाड़ों से बुलावा आ गया फिर। हाँ,
तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत पहाड़ों से लगाव है कि मैं वापस आ गया। जो लोग ऐसा कहते हैं वो झूठ कहते हैं भाई। मेरा पहाड़ों से प्रेम है, दिली प्रेम है। आज भी मैं कहीं बाहर बैठता हूँ, नेगी जी के गाने सुनता हूँ, इवन दिल्ली में, तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं और मैं बहुत रिलेट करता हूँ अपने पहाड़ से। बट ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं वापस आया था इसलिए। वापस मैं इसलिए आया था कि मेरा सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा मेरे पास। एंड कोटद्वार वापस आया, वहाँ आकर मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यू हैव टू बी योर सेल्फ टू शाइन, या फिर स्टैंड आउट ऑफ द जोन। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नहीं करना है कि मतलब मैं कुछ दिखा दूं किसी को करके, ऐसा कुछ कर दूं, नहीं। आप अपनी तरीके का करो, जो आप हो बिल्कुल खुले शीशे की तरह साफ हो जाओ, और लोग आपको पसंद जरूर करते हैं उसके और बाद। जो आपने किया और लोग आपको पसंद करते भी हैं। सवाल जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक जो मेरे को याद आ रहा है, एक वीडियो मैंने आपकी देखी कि एक माँ, एक पहाड़ी माँ अपने बेटे से नाराज है और रोते हुए कह रही है कि अफार लुकू लोड़ो तो दिखी, अफार गए अच्छी सिंगापुर, और तू, और वो क्या है, जरा उसको करके दिखा दीजिए जरा। यार ये पता नहीं कैसा, मतलब बहुत अब्सर्ड ह्यूमर है ये, जिस पर मैं काम करता हूँ। मैं वैसे कॉमेडी स्किट्स नहीं बना पाता कि जिसमें स्क्रिप्ट हो प्रॉपर, मतलब स्क्रिप्टिंग तो होती है, बट मैं ऐसा नहीं कर पाता कि ये इसका डायलॉग होगा, मतलब आर्टिस्ट ए आर्टिस्ट बी इस तरीके से डायलॉग एक्सचेंज करेंगे। पता नहीं क्यों कुछ ऑब्सर्ड सा है जिसपे मुझे हंसी आती है, मैं वो बना देता हूँ। तो हाँ, ये माँ का है कि वो बोलती है कि लोड़ होती कि कक्कक लगी हुए हैं सिंगापुर, पता नहीं जग जाना चाहिए, और तू यकी मरी जाए। तो वो कहता है कि क्या बोलता है वो, आपने वो वीडियो शायद देखी है। देखिए कुछ इस प्रकार से आप करके दिखाना, क्योंकि मेरे से अच्छा आप कर रही है कि माँ रोनी जा बल तू यकी तुम कन मुरी बल त्यारू अब हालू लोड़ा थे दिखी कन पहुंच गई बल स्विट्जरलैंड सिंगापुर, और तू तो वो बोलूं कि मी क्या बोल तू शकी तो मुरी से मानपुर सीतापुर पदमपुर। तो वो करके दिखाइए आप। असल में वो सिंगापुर से राइम करते हैं, मानपुर सीतापुर पदमपुर शिवपुर। और अब तो बल मैं तल्ला मोटा ढांग जाऊंगा, वो करके दिखाइए एक बार, वो करके दिखाइए एक बार। तो उसकी माँ कहती है कि, वो कहता है कि तो और मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब है तो होता है ना, हम लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन कर दिया भाई मेरी चीज को है, और मैं, तो उसकी माँ कहती है कि तू शेख तुम्हारी से ये सीतापुर पदमपुर मानपुर शिवपुर। तो लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है कि अब तो मैं तल्ला मोटा भाग जाऊंगा। तो ये सारे पुर जो है, ये एक टाउन है कोटद्वार, वहाँ के छोटे छोटे विलेजेस है। देखिए पीकू को आप जानते हो, इनकी वीडियोस आप देखते हो, तो आपको इनकी कॉमेडी में, इनकी वीडियोस में वो चीज मिलेगी कि आपको रिलेट कर जाओगे और अचानक आपको हंसने पर ये मजबूर कर देते हैं। अब वापस सवाल जवाबों पर आते हैं। लव स्टोरी आपकी बड़ी कमाल की रही है। धन्यवाद। तकरीबन 14-15 साल तक आपका अफेयर चला और फाइनली फिर आपने हरिद्वार में शादी की। हरिद्वार में शादी। तो थोड़ा बताइए किस प्रकार से रही, थोड़ा सा बता दीजिए जितना आपको ठीक लगे। हाँ। असल में मेरी वाइफ जो है, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी स्कूल टाइम में, और मेरा रिजल्ट आने वाला था 10th का शायद। तो उस दिन सबके रिजल्ट आ रहे थे और हम सब बैठे हुए थे मेरे दोस्त के घर पे। राहुल डोबरियाल नाम है, बहुत ही करीबी मित्र है मेरा, उसके साथ बैठे हुए थे हम लोग। तो अब वहाँ पर राहुल डोबरियाल जो है, उनकी छोटी बहन है जूही की फ्रेंड थी। और ये घर पर आए और सबके रिजल्ट आउट हुए, सबका अच्छा हुआ, शायद किसी की डिवीजन आ गई या कोई पास हो गए। तो मेरी वाइफ जो है, आउट ऑफ मतलब बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, उन्होंने कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले रखी थी और सबको दे रही थी। और आपको उस चॉकलेट में इश्क दिखा, प्यार दिखा, मोहब्बत दिखी। मुझे लगा ये तो मुझे देना है, इसने चॉकलेट खरीदी इसलिए कि मुझे देना चाहती है। तो वहाँ मेरा पहला वो हुआ था कि यार पहली मतलब पहली नजर में मोहब्बत हो गई। हाँ। और दूसरी बात, कभी अपने चौराहे पर कभी कहीं देख लिया जाते आते, तो इस तरीके से बातचीत हुई। फिर इनका राहुल भाई जो है, इनका गृह प्रवेश था, नया घर बना था। तो मैंने फिर थोड़ी मेहनतें करना शुरू किया। मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, और जूही से कहना कि उसको भी बुला लेना। तो वहां से कुछ कहानी शुरू हुई थी, पर उसके बाद तो लव स्टोरी कमाल की है देखिए इनकी, और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको मैंने देखा है कि आप गाना भी बड़ा अच्छा गाते हैं, और आपके ट्राई करता हूँ। सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि आपने श्याली रमदाही नेगी जी का गीत है, बड़ा प्यारा गीत है, और प्रियांक ने जब उस गाने को गाया तो एक अलग खनक इनकी आवाज में थी। मैं चाहूंगा थोड़ा सा कुछ, कोई गीत, वो ना सही, कोई गीत गुनगुना दीजिए, कोई जो आपका पसंदीदा हो। देखिए, पहाड़ में रहें और आप नेगी जी के गाने ना सुने, उनके गीतों की बात ना करें, तो आप पहाड़ी नहीं।
तो नेगी जी का एक गीत है जो मुझे बहुत कनेक्ट करता है, मतलब मैं गाता हूँ तो मैं उसी सिनेरियो में पहुंच जाता हूँ, तो मैं वो गा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि मतलब बहुत ही उनके लिरिक्स में एक तो बहुत सादगी है और बहुत सरलता है, मतलब बहुत आम आदमी बहुत आसानी से समझ सकता है, और इतने आसान इतना सरल बना देते हैं किसी सिनेरियो को, मतलब वो लाइफ की कहानियां हैं उनके गीतों में। तो एक गीत है, बहुत सरल लिरिक्स हैं उसके और बहुत सादगी के साथ उन्होंने गाया। तो एक लड़की कहती है कि तुमर समणी शर्म चोणी, तुमर समणी शर्म चोणी, पहली तुम जरा उनात देखा। लड़की कहती है कि भाई तुम्हारे सामने मुझे शर्म आ रही है, जरा पहले उधर देखो, पहले तुम उधर देखो तो मैं चेहरा इधर करूं। ये वाडेकर साहब ने भी गाया। हाँ, सुरेश वाडेकर। तो उन्होंने भी गाया कि अपनी तो शर्म्यली आँखों, अपनी तो शर्म्यली आँखों, देखण द्या जरा इनात देखा, हो देखण द्या जरा इनात देखा। अब ये मिमिक का पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत रहता है, तो मैं थोड़ा बहुत उन्हीं की तरह करने लगता हूँ जिनका मैंने सुना है। लेकिन पीकू में हुनर कूट कूट कर भरा है, इस बात का ये बार बार प्रमाण देते रहे हैं। और आपकी वीडियोस जो आइडिया आपको जो आया इंस्टाग्राम में, डबिंग आपने की, मैंने देखा कि बेयर ग्रिल्स की आपने ऐसी डबिंग की कि शिवचरण फ्रॉम दुदार खाल, और बहुत सारे डबिंग्स देखी आपकी, और फिर आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बना के लाए जिसमें आपकी शक्ल, आपकी सूरत और आपकी आवाज़ रही, और लोगों ने फिर उसे इतना प्यार दिया कि आप अब देर नहीं लगती, 1 घंटे में आपके व्यूज़ में देखता हूँ 60,000 70,000 हो जाते हैं, 1 घंटे लगता है आपको बस वीडियो डालने में। तो वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कैसे मन में आया कि हाँ अब जरा मैं इंस्टाग्राम में अपनी फैमिली बनाता हूँ? असल में मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे ट्राई कर रहा था, अलग अलग टाइप का कंटेंट में डालता था, और एक दिन क्या हुआ कि एक काफ़ी रिलेटेबल लगा, मेरे फैमिली में सबको बहुत हंसी आई, और मैं एक चीज़ करता था कि किस तरीके से पहाड़ी लोग प्रोनाउंस करते हैं चीज़ों को, जैसे कंप्यूटर को दादी नानी बच्चे बोलते हैं कंप्यूटर, है ना, तो मैं ये लाइट को लेट, लेट, टाइम को टाइम, फ्राई पैन को फरेपान। हाँ। तो ये टर्म्स हैं जो मतलब हमारे गढ़वाली पहाड़ी लोग यूज करते हैं, कुछ अलग ही शब्द बना देते हैं वो, है ना, और फिर वो फॉलो करते रहते, पीढ़ी दर पीढ़ी वो फॉलो होता रहता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स वो ऐसा करते हैं, वो हिंदी के वर्ड्स भी अपनी लय में अपने तरीके से बना के चलते हैं, जैसे हम, और वो ना म्यूजिक है, गढ़वाली तो म्यूजिक है, तो बहुत आसान नहीं है ये शब्द, जैसे हम आप बोल सकते हैं, आप भी पहाड़ी हैं, हम आप बोल सकते हैं, कोई लोकल में वैसे मिल जाते हैं ना बाहर के लोग, वो नहीं कर पाते। जैसे गाड़ी को ना गैड बोलना एक मुश्किल काम बहुत मुश्किल है। और क्या आपने एक वीडियो बनाया था कि जीभ मरोड़ यार, अपनी जीभ मरोड़, तिड़कवाल, तिड़कवाल, जब तक तेरी जीभ में तिड़कवाल ना पड़े तब तक वो समझ नहीं आएगा, गढ़वाली नहीं बोल पाओगे। तो वो सारा कल्चर है उस चीज के पीछे। बहरहाल क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन ये था कि आपके आइडिया कैसे आया कि ये, तो बस ये वीडियो मैं बना रहा था, इस टाइप की एक वीडियो मैंने बनाई और वो पोस्ट की मैंने कि गढ़वाली लोग प्रोनाउंस कैसे करते हैं आम भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को। तो वो ठीक ठाक चली, लोगों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, कमेंट्स किए, अच्छा लगा, पर वो चली नहीं। तो मैं यार ऐसा रहता था, और पता है क्या, इतना तक हम लोग पीछे थे कि मुझे लगता था ये जो 100K व्यूज हो जाते हैं ना किसी के, ये सब पैसे वैसे देते होंगे क्या? हम आपस में ये बात करते थे भाई बहन, बोलता था हाँ यार होता होगा, क्या पता। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे साले साहब हैं, सागर रावत नाम है उनका, उन्होंने बोला जीजू यार ये वीडियो दोबारा डालो, ये अच्छी तो वीडियो है यार, ये चलती क्यों नहीं है? और मैंने दोबारा डाली, वो सुबह पोस्ट करी हो शायद, और वो रात तक 100K क्रॉस कर गई। वहां से मुझे लगा कि अब परिवार बनाना चाहिए, अपना टाइप का कंटेंट बनाऊंगा मैं। बहुत शॉक्ड था मैं उस दिन, रात को 1-2 बज रहे थे और 100K देखा था मैंने, स्टोरी पे भी लगाया कि भाई मेरे 100K व्यूज आ गए। और अब तो फॉलोअर भी 120 हाँ के शायद हो गए हैं। थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। देखिए मेहनत ये लगातार करते हैं और इनकी कंसिस्टेंसी ही कारण है कि लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। अब बात करेंगे उस भव्य शो की जिसने कोटद्वार में तहलका मचा दिया था। 400 टिकट्स यूं बिक गए, जहां सवाल हो रहा था कि क्या 100 टिकट बिक पाएंगे यार, किस तरह से मैनेज होगा। लेकिन
हालात ही पैदा हो गए कि लोगों को सीढ़ियों में बैठकर शो देखना पड़ा और शो इतना सुपर हिट था कि देहरादून और हल्द्वानी से भी अब लोग कह रहे हैं कि एक शो तो यहाँ भी बनता है। उसकी कहानी आप बताइए, किस तरह से वो शो आपने बुना, उसकी पूरी ताना बाना जुटाया आपने उसके लिए? जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में कि कहीं भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए कुछ भी, मेरे हिसाब से, कि मैं एक चीज़ करता जा रहा हूँ और करता ही जा रहा हूँ। तो बीच में ऐसे ही एक दिन ख्याल आया कि यार मैं पहले थिएटर किया करता था और अब मैं करता ही नहीं हूँ। थिएटर बॉम्बे में वहाँ के लोकल्स का करना तो ठीक है, पर जैसे कोई बाहर से जाके बॉम्बे में भी थिएटर कर रहा है, काबिल तारीफ बात है, क्योंकि आप इतना अच्छा अर्न नहीं कर पाओगे। थिएटर, मैंने ये सुना है कि थिएटर में आपका पेट भरे ना भरे लेकिन मन भर जाता है। मन भर जाता है। और वो भूख बहुत सता रही थी मेरे को कि यार अब थिएटर भी छूट गया, अब ये सोशल मीडिया करने लगा हूँ तो स्टेज करूँगा ही नहीं क्या। एक दिन ऐसा सवाल आया, ऐसे ही मैं वीडियो बना रहा था अपनी और मैं ऐसे अपने रूम पे बैठा हुआ था, और मुझे एक चीज़ पे बहुत विश्वास है, जो लोग 9 to 5 करते हैं ना उनके लिए सैल्यूट है। और दूसरी चीज़, मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि वो इतना कार्यरत कैसे है, वो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे है। वो इसलिए क्योंकि जो एज एन आर्टिस्ट हम लोग ना फ्री है, हम लोग खुद से कंटेंट बना रहे हैं, कोई ऐसे लट लेके नहीं खड़ा पीछे से कि चल बना। तो 9 to 5 वाले के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ना चाहते हुए भी ही इज़ इन टू द जोन, वो शेड्यूल पे रहता है। वो देख के आई एम जेलस ऑलवेज कि यार ये इस बंदे के पास यार पूरा डेकोरम है यार, ये फॉलो करता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ ये सब चीज़ तोड़नी पड़ेगी और वो लठ जीवन में चाहिए। मैंने ऐसी यूट्यूब के लिए एक व्लॉग तैयार कर रहा था मैं, और मैंने बोला कि हम एक शो करेंगे गाइस और स्क्रिप्ट रेडी है। अच्छा, ऐसे ही बता दिया मतलब। हाँ, तो ये क्या हो गया कि अब जनता क्यूरियोसिटी होगी, जितने लोगों को पसंद आएगा, मतलब जिनके अंदर जिज्ञासा होगी वो कमेंट करेंगे कि कब होगा, और अब मेरे पीछे एक लठ तैयार है। हाँ, कि करना है भाई, शो किधर है। सही बात है। तो कह रहा था, तो ये मैंने खुद से अपने लिए तैयार किया ये पुश कि भाई करना है अगर तो बोलना पड़ेगा भाई सामने से। तो वो वहां से तैयारी हुई और फिर स्क्रिप्ट रेडी की और रिहर्सल्स शुरू हुई। 4 महीने लगे इस सब चीज़ को होने में। शो डे जब आया, शो से पहले 8-10 दिन पहले हमें ऐसा ध्यान आया कि अब तो टिकट्स आउट कर देने चाहिए, 8-10 दिन तो लगेंगे ही लोगों को बुक करने में। मैंने सुना किसी नेता ने ये भी कहा कि अरे तुम करोगे हाउसफुल। यार कोटद्वार में ना हमेशा से हमारा स्ट्रगल रहा है थिएटर को लेकर। कोटद्वार में 30 सालों से एक मैम है, उनका नाम है मीनाक्षी शर्मा, वो थिएटर कराती आ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे मेरे सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग थिएटर करते हैं। कोटद्वार में किसी को मालूम ही नहीं। बाजार में जाके से पूछो कि यहाँ कोई थिएटर शो होता है, थिएटर आर्टिस्ट हैं क्या, वो तो क्या थिएटर क्या, उनको पता ही नहीं होगा, पता ही नहीं है। तो ये बड़ा स्ट्रगल रहा हमेशा से। और हम लोग शो बहुत अच्छे अच्छे करते थे यार। मेरा शो तो ऐसे शोज के सामने कुछ नहीं है। मेरा शो तो सोलो था। हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े शो किए वहां पर, 28 से 30 कास्ट के शो, 30-30 लोग लगे हुए हैं, स्टेज पे खड़े हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग, म्यूजिक है, म्यूजिशियन सामने बैठे हुए हैं, ऐसा वाइड एकदम। और एक किस्सा और है, मैं आपको टोकूंगा शो के दौरान का, कि आप कोई डायलॉग भूल गए थे और जो म्यूजिक में बैठा था या कोई आपकी सहयोगी थी, हाँ, वो बिल्कुल हड़बड़ा गई कि यार ये तो अचानक से डायलॉग भूल गया, आप एक शायद आगे निकल गए। हाँ। और फिर वो गड़बड़ हो गया। क्या हुआ था वो कुछ? असल में मैं ना जो म्यूजिक जो कर रही थी लड़की, शो के सक्सेसफुल होने में जो आर्टिस्ट स्टेज पर है और सामने जो बैकग्राउंड में है, सामने जो है म्यूजिक जो कर रहा है, लाइट जो कर रहा है, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। एक भी कहीं से तना टूटा तो बाकी का सारा शो बिखर जाता है जी। तो अब वो बहुत ब्लैक होल वाला मामला है, वो बिल्कुल शून्य में वो म्यूजिक करने वाली और मैं, हम दोनों धरती के बाहर हैं स्पेस में। उस टाइम पर जब वो डायलॉग मिस हो गया, वो पूरा पैराग्राफ साफ हो गया। मतलब मैं कुछ बोलता हूँ, जैसे समझ लीजिए पैराग्राफ ABC, A करा मैंने परफॉर्म और B का हुक, पहला जो लाइन आएगी वो आनी है और B शुरू होगा, और मैं C का हुक ले गया और B पैराग्राफ गया। अब हम असमंजस में, क्योंकि मेरे और उसके बीच में ऑडियंस है। अब मैं ही सोच रहा हूँ कि भगवान उसको पता चला कि नहीं चला। अब वो सोच रही है कि भैया नहीं है, क्या कर दिया, गायब। लेकिन उसके पास स्क्रिप्ट थी तो शायद उन्होंने पकड़ लिया फिर फटाफट। हम लोग काफी टाइम से रिहर्सल कर रहे थे, तो इतने ज्यादा रोबोटिक हो गया था मामला कि मैं यहाँ से हिला तो वो फट से पन्ना पलटती थी। और तो भगवान की ग्रेस है भैया, वो ठीक रहा मामला। लड़की ने फट से पन्ना पलटा और उसको समझ में आ गया ये क्या लाइन बोली लड़के ने और कहाँ से म्यूजिक शुरू करना है। एक सवाल पूछूंगा, कोटद्वार की गलियों में जब आप घूमते थे, स्टूडेंट थे जब या कॉलेज पढ़ते थे,
तो आप देखते थे कि हाँ भाई बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, किसी नेता का लगा हुआ है, कोई ऐड लगा हुआ है, लेकिन जब अपने आप को देखा, प्रियंका या पीकू को देखा पोस्टर में कि अरे ये तो मेरा है, तो क्या खुशी थी, क्या मन में आया और क्या लगा आपको? अब हंगर जो है वो बढ़ती जाती है। सही बात। तो अब ऐसा लगा कि अगली बार जब पोस्टर लगाऊंगा इससे तो बड़ा होगा। तो वो इससे बड़ा होना चाहिए और लिट अप होना चाहिए, रात को भी जगमगाए। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब बहुत ही बेहतरीन। मैं तो चाहता था कि मैं माँ बाप को लेके आऊँ और बताऊँ देखो अपना लगा हुआ है। तो आपने वीडियो तो बनाया ही है और वो वीडियो लोगों ने बहुत देखा है, कमेंट किए हैं और इतनी जल्दी हाउसफुल किया आपने कि मतलब लोग सोशल मीडिया में टिकट मांगते रह गए। हाँ, एंड में मुझे बहुत बुरा लगा कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, हे प्रभु अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सीट्स बाहर हो गई। मैं अपनी फैमिली के लिए, जब मेरा जो बंदा टिकट बुक कर रहा था उसका रात को मुझे फ़ोन आया जिस दिन हमने टिकट आउट की, उसने बोला भैया फ्रंट सेक्शन तो गया। मैंने कहा ओए ऐसा मत कर, मेरी अबे 30 टिकट रोक दे। मैंने कहा मेरी फैमिली वाले भी बैठेंगे, उन सबके लिए कुछ ना कुछ बचा होना चाहिए। तो उसने वो भी बचाए, वो 30 भी फुल हो गए। उसके बाद कुछ फैमिली मेम्बर्स मेरे पीछे बैठे हुए थे। जब सीट बची नहीं तो क्या करते। तो अच्छा, शो अगर किसी को अब देखना हो तो वो कहीं देख सकता है क्या? उसे शूट अब वगैरह आपने किया हो अगर? असल में मेरी जो ये समझ लीजिए, ये जो उठाया था ना मैंने प्रोजेक्ट, तो इसमें स्क्रिप्ट चाहिए थी सबसे मेन। तो स्क्रिप्ट राइटर जो है वो बाहर का है। अच्छा। वो उसने ही ये प्ले लिखा है। पर हाँ, प्ले जब आप मेरा देखोगे तो वो काफ़ी कुछ अडेप्टेड है, क्योंकि उसको फिर पहाड़ी लोगों के सामने करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सारी स्टोरी लाइन है, जो सारा बेस है ना, वो सारा गाजियाबाद का होता है, मुंबई का होता है। फिर इस बेस को पूरा मैंने कोटद्वार में डाला, कैरेक्टर का नाम तक चेंज किया। कैरेक्टर का नाम है मनीष कोटनाला, जिसको मैं प्ले करता हूँ, वो मनीष कोटनाला है। तो वो वाला कैरेक्टर करना और वो सारे जोक्स जो है सब चेंज है उसमें, वो यहाँ के हैं। बट फिर भी उसको कहीं पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन है ये कि यार ये यूट्यूब पे कब आएगा। अब यार उसमें कॉपीराइट इश्यूज हैं और वो शो ऑनलाइन नहीं आ पाएगा ऐसे, क्योंकि राइटर के भी कॉपीराइट्स हैं। और तो अब कहाँ करने वाले, एक बार दर्शकों को बताएं कि बहुत बहुत दिली तमन्ना है कि अगला शो देहरादून में करेंगे, और अगला जो है स्क्रिप्ट रिटर्न जो होगी वो मेरी होगी, ताकि हम उसको रन कर पाएँ, जहाँ आप चाहें वहाँ पोस्ट कर पाएँ। मैं अगली बार अपनी ऑडियंस को ये ना बोलूँ कि भाई फ़ोन मत चलाना, क्योंकि पिछले शो में सबको थोड़ा बहुत बोला था कि भाई रिकॉर्ड मत करना, कहीं पोस्ट मत करना। फिर भी हुआ तो था ही पोस्ट वगैरह। अब एक मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आपने एक वीडियो बनाया था कि जब कोई बिजनौरी पहाड़ में कुछ टाइम बिता के आता है वापस, तो उसकी लैंग्वेज कैसे हो जाती है, मतलब पहाड़ी भाषा बिजनौरी के बीच में आपने जो मिक्सचर बनाया था, जो जबरदस्त तरीके से खिचड़ी बनाई थी, वो बिरयानी थी एक्चुअली, और लोगों को बड़ा पसंद आया था वो। तो उसको थोड़ा करके दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक तो मेरा इंटरव्यूज में नहीं, मैं जीवन में अनप्रिपेयर्ड आया हूँ एकदम से तो मैं जगह जगह जाके फंस जाता हूँ कि अच्छा ऐसा करना है यार। वो बिजनौरी कैरेक्टर जो है ना, कि जैसे ये समझ लो कि हम कहीं ऑटो की लाइन में खड़े हैं, ऑटो बुक करना है। अब वो बिजनौरी आदमी है, अभी वो पहाड़ से होकर आया है, तो वो कहीं ना स्लिप ऑफ टंग होता है उसको, क्योंकि आप जब पहाड़ रहोगे ना 2 साल, तो वो आपके अंदर लय आना लाजमी है। आप लय में बात करोगे ही करोगे। तो वो कुछ ऐसा कैरेक्टर बनाया था कि वो बीच बीच में गढ़वाली बोलता है, ट्राई करने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। क्या कह सकता है, बहुत कुछ कहा था आपने। हाँ बहुत सारा, वो तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है। ऐसा कह सकता है कि मैं भैया चल रहे कब चला कर रिक्शे को, यार ब्यूनी में थे समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं स्विच करता है अचानक से, वैसे ही वो कॉन्सेप्ट था वीडियो का, और वो चलिए अच्छी बढ़िया लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से था। लेकिन एक अब मैं सवाल पूछूंगा, उत्तराखंड की एक बेटी थी अंकिता भंडारी, उसके केस जो हुआ उसके बाद बहुत सियासत उस केस में हुई, और अभी तक उसके माँ बाप न्याय के लिए भटक रहे हैं। तो उस केस पर, उस मामले में आपने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई, या आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या होना चाहिए, जो आरोपी है उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग ने काफ़ी उस वक्त भी प्रयास किए, और मतलब प्रोटेस्ट वगैरह भी ज्वाइन किए, बहुत सारी चीज़ें करी, पर एंड में आके ऐसा लगता है कि सब मीनिंगलेस है क्या। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम किस तरफ जा रहे हैं यार, हम मतलब न्याय के क्षेत्र में हम किस तरफ जा रहे हैं। बहुत आवाज़ें उठाई, बहुत कुछ हुआ, फिर ऐसा लगता है कि यार कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, और इसी तरह ये मामला ठंडा हो जाएगा क्या। सही बात। जब पर्सनल होगा, जब हमारे साथ होगा, या आप में भगवान करे किसी के साथ ना हो, पर किसी के साथ होगा, तभी हम वो मर्म समझेंगे कि यार क्या बीती होगी किसी पर। उनके माँ बाप की तो बात ही कुछ और है, मतलब वो तो बेचारे क्या ही झेल गए, उसका तो हम बता नहीं सकते। बट जो उस पर्टिकुलर उस टाइम पर उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ बीती होगी, हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है।
तो न्याय तो मिलना ही चाहिए था, ऑन द स्पॉट होना चाहिए था। तब ऐसा लगता है कि यार वो जो अरब के सारे रूल्स हैं वो यहाँ आ जाने चाहिए भाई, ऑन द स्पॉट मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। बट क्या करें, कानून व्यवस्था और हम मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम कहाँ जा रहे हैं। पर कुछ कहने फिलहाल योग्य ये नहीं। मामला चल ही रहा है और अभी इस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है। अब बात थोड़ा सा आपके पूरे जो आपका व्यक्तित्व है उस पर, पर्सनैलिटी है उस पर आ जाती है कि आपने गाना लिख लिया, गाना गा लिया, आप वैसे भी अच्छा गाते हैं, डांस कर लेते हैं, लड़कियों के बीच आप बड़े रहते थे स्कूल टाइम में, कन्हैया थे ये। आपको बता दूं मैं कि स्कूली दिनों में ये कन्हैया थे, लड़कियों के बीच घिरे होते थे। और कोई किस्सा अगर हो तो बताएं, थोड़ा कोई फनी सा किस्सा हो अपने अंदाज में बताइए। आपका अंदाज मुझे मिस लग रहा है थोड़ा सा। असल में एक किस्सा बता सकते हैं। अच्छा, लड़कियों के बीच में रहने से ये है कि जितनी क्रिएटिव, जितनी स्पॉन्टेनियस, जितनी ज़्यादा हैपनिंग लाइफ लड़कियां जीती हैं वो लड़के नहीं जीते। लड़के मतलब बहुत मस्ती मार सकते हैं, नो डाउट, हम लोग बहुत फनी हैं, हम लोग बहुत कुछ करते हैं। आम भाषा में कहें तो हमसे बड़ा बकेत कोई नहीं। बट जो लड़कियां लाइफ जीती ना, मेरे को ऐसा लगता है कि दे एड सम मीनिंग टू इट, इवन वो टीनेज हो या कुछ भी हो। तो लड़के क्या है कि बेधड़क हैं बिल्कुल, उनको आउटकम से मतलब नहीं है। नो डाउट हम लोग बहुत फनी हैं, बहुत कुछ करते हैं, मतलब हिलेरियस है। बट लड़कियों की आप दोस्ती में रहोगे ना तो दे एड सम मीनिंग टू इट। उनके पास कुछ पर्पस है हर काम को करने का, पढ़ने का भी, दोस्तों के साथ रहने का भी, एवरीथिंग। तो वो मुझे बहुत अमेज करता रहा होगा शायद, तभी मैं उन्हीं के साथ रहा हमेशा। बचपन से हम लोग, मैं स्पेशली लड़कियों के बीच में ज़्यादा रहता था। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि मुझे लड़कों के साथ नहीं रहना है या लड़कियों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा कुछ नहीं। बट आई वॉन्टेड टू बी देयर टू लर्न। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और मुझे लगता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा मुझे लड़कियों के बीच में रहकर बहुत ज़्यादा है। और आपकी पत्नी द्वारा आपको भी बड़ा सपोर्ट किया जाता है, बहुत समर्थन मिलता है और आपके हर एक सक्सेस के पीछे आप उनको ज़रूर क्रेडिट देते हैं। अब एक वीडियो और मेरे जहन में आ रही है कि एक स्कूली बच्चा है जो पहाड़ से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने आया है और बिल्कुल वहाँ जाके उसको दिखता है कि यार वो अपनी धुन में रहता है। हाँ। कि यार ये बल्लभ कैसा है पीला। वो कुछ इस प्रकार से है कि अबे तुमने माछे भी मारे हैं कभी, अबे यहाँ तो गदन भी नहीं है, कुछ इस प्रकार से। वो अचानक मतलब 1 2 3 4 मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स आपने बनाए उसके। और जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये हमारे साथ घट चुका है। जब मैं यहाँ पढ़ रहा था तो मेरे साथ ऐसा होता था और मुझे बड़ा टोका जाता था और तब मैं भी बड़े मजाक मस्ती में रहता था। लेकिन मैंने कहा कि अगर इस शहर में रहना है, कुछ करना है तो सीखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा करके बताइए, वो बहुत सारे हैं उसमें तो। हाँ, बहुत कुछ है। मैगी उसके तो खाए, 4-5 क्वीन पे मार दी। असल में पहाड़ी बच्चा जो है ना, वो बाहर आता है, अगर कॉन्वेंट में एडमिशन ले लेता है, किसी इंग्लिश मीडियम में ले लेता है, बहुत दिक्कतें आती हैं उसको, बहुत परेशानी होती है। ऐसा भी होता है कि मैंने ये सामने देखा है बिल्कुल कि 6-6 7-7 दिन वो बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा है। हम लोग भी पहाड़ी थे, हम लोग भी बहुत पहाड़ में रहे। मैं जितना प्लेन्स में रहा, जितना कहीं भी रहा, मैं उतना ही पहाड़ में भी रहा। बट पता नहीं क्या, कुछ तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कुछ रहा कि मैं स्विच हो जाता है आसानी से। जैसे मैं हिंदी में बात करूंगा ना तो मैं इस लय में रहूंगा, और जैसे कोई बच्चा या बंदा कोई गढ़वाल से आ गया और बोला और ठीक ठाक, स्विच तुरंत फटाक से। तो जैसे मैं तुमसे, जैसे तुम समझ लो गढ़वाली आदमी हो और ये कोई नॉर्मल आदमी है, तो इस तरीके से बातचीत होती कि हाँ यार मैं कब से बात कर रहा हूँ यार, उसे वो रिप्लाई नहीं दे रहा भाई, बहुत देर हो गई, ओह एक्सक्यूज मी, डू इट। तो ये बहुत अच्छा, बहुत जल्दी स्विच कर देता है, इजीली हो जाता है, पता नहीं कैसे। बट उसका नहीं होता। उसका नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत ही फेवरेट बच्चा था वो हमारा, हम सबका बहुत। अब पहाड़ी आदमी भाई वो तो बैंग ऑन पटाखा होता है वो क्लास में। पर वो 6-6 7-7 दिन स्कूल नहीं आए, टीचर टोक दे कि आप ये क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो उसका था ये लहजा। करके दिखाइए। क्या कर सकते हैं, जैसे ये समझ लो कि मैडम इन्होंने हमारी कॉफी लुका दी हो। कुछ ऐसे करके था। जैसे मैम ही बोलेगी कि यार क्या बोल रहा है, हिंदी में बात नहीं कर सकते हम। ले मैडम हिंदी में क्या बात करनी है, ना हमारा पास ताल्लुकात दिया मैडम, मैडम यहाँ देखो जरा,
बहुत फनी चीजें हैं। बहुत सारी हैं, बहुत सारी आप हैं। करके नहीं दिखा रहे, पता नहीं क्यों। अरे 4-5 वीडियोस हैं वो। अब वो मैं इसमें कंफ्यूज होता हूँ कि कौन सी वाली यूज अच्छा, तो सारे एक साथ करके कर दीजिए बढ़िया से बिरयानी मैडम बना के। इन्होंने हमारी क्वीन पे मार दी मैडम। तो मैम बोलती क्या व्हाट क्वीन, अरे यहाँ इधर कोहनी पे मार दी मैडम। तो उसकी एक है कि मैम इन्होंने हमारी वहाँ पर मार दी कि ये वहाँ पर क्या होता है। हाँ जो कुछ ऐसा है। ये हमारा स्लैंग है गढ़वालियों का। ऐसे नहीं बोलते, वहां पर नहीं बोलते, हम बोलते हैं मैडम इन्होंने वहां पर मार दी। तो मैं बोलती है वहां पर क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ये पीकू के अंदर जो टैलेंट है ना, अब ये पता नहीं, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। इनके अंदर जो इनके डायलॉग्स आप जब सुनते हैं तो एक एक डायलॉग का अलग अलग मतलब निकलता है और आप सुनकर ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैं तो ये मानता हूँ कि तस्वीर मात्र देखने से हम खिलखिलाने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने वो मुकाम लोगों के दिलों में हासिल कर लिया है। अब बात करेंगे उस गाने की जिसने पिछले 2 हफ्तों से तबाही मचाई हुई है और उत्तराखंड का हर युवा उसे खुद पर अप्लाई करके देख रहा है कि अरे ये तो मेरी आत्मकथा लिख दी आपने। उस गाने की बात करेंगे कि तिल बनाई म्यारो लाटू तिते में कुकुर बन के काटू। तो उस थोड़ा गा के भी सुनाइए ताकि मजा आए थोड़ा। असल में गीत कुछ इस प्रकार है कि बनाई तिल म्यारो लाटू मितो ते कुकुर बन के काटू घाली म्यारे गिचुन माटू बिरड़ गयो घार को में बाटू। तो ये गाना जो है, एक लाइन कि तुझसे ज्यादा ही कमा, उससे ज्यादा ही कमाता चाय चाय में चाय बनाता है। हाँ ये कुछ हिंदी भी है उसमें। हाँ कि उससे ज्यादा ही कमाता चाय में चाय ही बनाता रोज पहाड़ों पे घुमाता रोटी को देगी खिलाता पर भी थे जान छा मॉल मा खचोर ना था पिज्जा। इससे बहुत अफेक्ट हो गए लोग यार। हाँ, जो नहीं, मैंने वो इसके आगे हम अब हमारे तो जुबान पे चढ़ गया तो हम किसी के सामने गाते तो यूं घूर के देखता है कि अरे क्या बोल रहे हो। तो तूने अच्छा खाना नहीं की जा। अरे क्या मिसा दिया यार मिलियो मैं तो गायक बढ़ियो है। जो मन में आता रहा हम लोग रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है। अगर मेरे तो दोस्त मुझे कह रहे थे कि अरे वो गाना सुनो, उसमें मतलब बीच में जो उसने बोला है कि यू यार आत्मकथा छो आत्मकथा। हाँ शुद्ध निश्चित आता। वो बड़ा मतलब लोगों को बड़ा मजा आया उसको सुन के। तू कहाँ से आपने रचा उसको इतना जबरदस्त कि लोग कह रहे हैं कि ये तो हमारी कहानी है। कुछ तो मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा सबसे पहले। असल में मैं मेट्रो स्टेशन पे बैठा हुआ था और एक फीमेल आके मेरे बगल में बैठती हैं और वो वीडियो कॉल पढ़ती हैं। शी वाज क्राइंग। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्यों रो रही हैं भाई, पर वो बिल्कुल जैसे मेट्रो स्टेशन में वो बैठने की जगह होती तो कुछ दूर जाके वो बैठी हुई थी और मैं बगल में बैठा हुआ था। तो वीडियो कॉल पे जो बंदा सामने था, मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि वो लड़की कहाँ से है, बट उस बंदे ने बोला कि अरे यार यहाँ कुछ नहीं है और तू मतलब उसका कुछ ऐसा टोन था कि मैं अब तुझे और नहीं झेल सकता और तू जाना अपने उत्तराखंड वापस चली जा। अच्छा। और लड़की का इंटेलिजेंस ऐसा था कि मतलब नहीं तेरे साथ ही रहना है, तू ही चाहिए। तो वहां से ये इंस्पिरेशन मिली। कुछ कहानियां, कुछ साक्षात्कार मैंने भी पहाड़ों में किया है कि लड़कों की 38 साल उम्र है और वो दुकानदारी करते हैं, जॉब भी करते हैं चाहे, पर लड़कियां नहीं मिल रही हैं। सच में नहीं मिल रही। एक ने आपने सुना होगा कि कोई यूट्यूबर है वो नेपाल जाके सगाई की है उन्होंने। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहाड़ में अच्छा, ये हम लोग हंसी मजाक तो चल रहा है पर ये बहुत सीरियस मुद्दा है। पेरेंट्स, दादी दादा जितने भी लोग हैं वो बहुत कंसर्न है इस चीज को लेकर कि हमारा लॉर्ड सिद्ध रह गया भाई, हमारा बच्चा ऐसे रह गया नहीं, अब क्या नहीं मिलनी नहीं मिलनी भाई। और जो है भी वो देख ही नहीं रही है, उनको जाना सर के रिचणु बोल। ये तो सर के रिचणु बल सजबुन तो बला क्या लाइन थी कि सजबुन तुम बल थुपुड़ जाओ बल खैर सुनक बून। हाँ, और घर जमीन चाइनीज बोला देहरादून। हाँ, तो वो बड़ी हिट करने वाली लाइन है वो, इसीलिए लोगों को पसंद आई, प्यार किया लोगों ने उस गीत को और अभी भी कर ही रहे हैं। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई कटाक्ष नहीं है, व्यंग के तौर पर आप इसे ले सकते हैं, ना ही ये किसी फेमिनिन साइड को हर्ट करने के लिए था, बट ये एक्चुअल में रियलिटी है गढ़वाल की, जिसके ऊपर अपन ने गीत बनाया। और इंस्पिरेशन वो मेट्रो वाले सीन से ही मिली थी मुझे। और वो सीन जब मेरे सामने घट रहा था और मैं अपने व्लॉग्स के लिए यूट्यूब पे गाने ढूंढ रहा था, मतलब यूट्यूब का एक ऑडियो लाइब्रेरी होती है जहाँ फ्री म्यूजिक मिलता है, मोनेटाइज जिसका चैनल हो उसको मिलता है। हाँ, तो वो म्यूजिक जो है मैं सर्च कर रहा था, अचानक से एक धुन मेरे कान में पड़ी और मुझे लगा ये धुन बहुत अच्छी है, इस पे लिखा जा सकता है। तो वो धुन जो गाने की है ना वो वहीं से उठाई हुई। अच्छा। वो ऑडियो लाइब्रेरी की धुन है, क्योंकि ये इतना जल्दी होना तो पॉसिबल नहीं था।
कि अपन लेकिन आपकी टीम अच्छी थी, तुरंत काम किया आपने, बहुत शूट जल्दी। किया इसे, आपने एक स्टोरी डाली थी कि मुझे कुछ लड़के चाहिए जो रनिंग करने वाले हों, और लड़के वहाँ पहुँच गए और आपने कितना प्यारा गीत उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और एक और मैं आपसे सवाल करूँगा कि अब आगे का क्या प्लान है आपका, पीकू क्या करने वाला है आगे, लोगों को थोड़ा बता दीजिए, हिंट दे दीजिए कि ये कुछ आने वाला है। जैसे प्लान तो ये है कि अभी एक प्ले लिखा जाए, फिलहाल आगे चलकर कुछ टाइम के लिए थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ मैं कुछ शूट्स में। हम लोग एक मूवी शूट कर रहे हैं एक हिंदी फिल्म में, पर शूट यहीं हो रही है उत्तराखंड में। तो अभी पूरा सिनेरियो पता नहीं है, मैं डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता, तो पर उस दौरान उसी काम में रहूँगा। बट अपना जो है वो है कि मुझे एक शो करना है देहरादून में, फर्स्ट फोकस यही है। और मैं रखता भी ऐसे हूँ कि पहले एक काम पहले। अच्छा, जिस तरह से आपको प्रसिद्धि मिली है कुछ बीते कुछ समय में, तो क्या जो उत्तराखंड इंडस्ट्री है आपका बाहें खुलकर स्वागत कर रहा है? कई डायरेक्टर्स का आपको कॉल आया, किसी प्रोड्यूसर का कि एक मूवी बनाना चाह रहा हूँ आपको लेकर, ऐसा वैसे या किसी एक्टर द्वारा, किसी बड़े कोई म्यूजिक डायरेक्टर द्वारा आपको बड़ा सपोर्ट मिला हो कि आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ कहीं हुआ नहीं है वैसे अभी तक। आई होप आगे होगा। मैं मतलब शायद उस लायक चीज़ नहीं बना पा रहा हूँ, पर कुछ तो ऐसा करूँगा मैं अच्छा आगे कि उनकी नज़रों में भी आ पाऊँ। और बड़े बड़े लोग हैं, दिग्गज लोग हैं जिनके साथ मैं खुद काम करना चाहता हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैं खुद से उनको DM टेक्स्ट सब बहुत पहले कर चुका हूँ, जब मेरे ना फॉलोइंग थी ना कुछ था। अब वो बच्चे वाला दिमाग होता है कि यार किसी दिन कुछ काम करना है इनके साथ, तो सबको DM किए हुए हैं मैंने, सबको मैसेज किए हुए हैं। होप कभी उनको कुछ लगेगा तो। अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जो इस इंटरव्यू तक यहाँ तक पहुँचे हों? बहुत बहुत प्यार आप सभी को, और बड़ों को नमस्कार, सादर प्रणाम। इसी तरह प्यार देते रहें। और ये जो मैं जो आपके समक्ष हूँ सब आप ही की वजह से हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश है। और भी बहुत कुछ है जो खुद से भी उम्मीद है, आप लोगों से भी उम्मीद है कि सपोर्ट रहेगा तो हम वैसा सिनेमा, मेन मोटो यही है कि उत्तराखंड को सिनेमा के तौर पर बहुत आगे ले जाना है, यही दिली तमन्ना है। वैसे भी बड़ी प्यारी संस्कृति है हमारी उत्तराखंड की। एग्जैक्टली। एक चीज और कि शायद ये चीज थोड़ा इसको ओवरशेडो कर जाता है कि आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन एक जो सच्चाई ये है कि आप जो प्रदेश में रह रहा युवा या दिल्ली में रह रहा है, आपने उसके दिल में पहाड़ी भाषा के लिए प्रेम जगाया है। और ये हमें उस तौर पर अगर हम देखें तो नज़र नहीं आता, हमें लगता है हाँ बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है यार, बहुत हंसाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि गढ़वाली भाषा में आप तक वो कंटेंट पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको हमारी ओर से। मैं चाहूँगा कि जाते जाते कोई एक डायलॉग आप दर्शकों के लिए छोड़ जाएं अपना। अच्छा, डायलॉग तो है, मैं कुछ 2-3 चीजें हैं जो इंटरव्यू के दौरान ही मेरे दिमाग में आई हैं, आप ही के सवालों के साथ जी। तो वो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुछ। जी जी जी। कि एक तो मेरे को ये जो ट्रैक है ना अपना लाटू, हाँ, इस पर बहुत प्रेम मिला, बहुत लोगों ने अच्छी खासी बातें करी, बट 100 में से 97 लोगों ने बहुत तारीफें करी, पर कुछ 3 ऐसे हैं जिनको दिक्कतें हुई, ऑब्जेक्शंस भी उठाए कि स्त्री के लिए तुमने ऐसे शब्द क्यों यूज किए। कहीं गाने में एक लाइन है जहाँ पर वो कुत्ती, कमीनी, साली ये शब्द यूज करता है। अब जैसे वो कमेंट, मेरी आदत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स उठाकर उनके रिप्लाई करने बैठूं सबको कि यार मैंने गलत नहीं किया ये वो सो, और कोई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो यू शुड जस्ट लेट इट गो। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, कुछ सीखने वाली बातें तो सीखो। बिल्कुल। तो मैं बस ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ और जितना क्या कहते हैं उसको यथारूप जैसा मैं पहुंचाना चाहता हूँ ना कंटेंट को, तो मेरी दिल की बात ये है, मतलब मेरे दिल ने कहा कि ये सही है। और हम लोग क्रिटिकल, मतलब क्रिटिक तो चाहिए होता है हर आर्टिस्ट को कि वो उसको बता सके सही गलत, बिल्कुल। बट हम क्रिटिक ऐसे ना हो जाएं कि हम सच्चाई को मार दें, क्योंकि इस तरीके के ही क्रिटिक्स ने मंटो जैसे कलाकार को मार दिया था, है ना। तो उन्हीं की लाइन है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे क्यों ना रहने दिया जाए। हम आम भाषा में इस तरीके से बातचीत करते हैं, बच्चे, बड़े, इवन हमारी एज के लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ इस तरीके से बातचीत करते हैं और वो हमारे साथ ऐसे बातचीत करती हैं। तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसा क्यों ना रहने दिया जाए। हम कंटेंट को एज इट इज क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। और मैं किसी को प्रेरित नहीं करता हूँ कि आप किसी को गाली दें या कुछ करें, पर जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी। आपने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है तो आप किसी का मर्डर करने नहीं चले जाते हैं। सही बात। तो कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आपको इंस्पायर नहीं कर रहा है कुछ गलत करने के लिए, बस वो एक आईना है समाज के लिए
कि जो जैसा है वो वैसा दिखा रहा है। तो अगर किसी को कहीं कोई भावना को मैंने ठेस पहुंचाई है तो उसका ये उत्तर बस मैं देना चाहता हूँ कि आप एज अ क्रिटिक ज़रूर देखें चीज़ों को, बट रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि मतलब इन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ किसी चीज़ के लिए इंस्पायर किया जा रहा है कि आप ऐसा करो। सही बात। दैट इज कुछ डायलॉग तो सुना दो। डायलॉग मेरा, मुझे लगता है कि ये बहुत सदाबहार है, हर जगह मुझसे पूछा जाता है। मैं कहना चाहूँगा कि बॉडी की बात को बहुत सीरियस लें, है ना, और ये जीवन संगीत बनाए हम सब अपना कि जिंदगी क्या है बाबा, कुछ ना सो दिया चाहिए आपको मना कर, और ये रियलिटी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने Thank you वक्त so much, दिया thank you so और इस प्यारी चिट चैट को आपने जीवंत किया है। और कुछ डायलॉग्स, कुछ बातें और कुछ वो राज जो आज पीकू ने खोले हैं गानों को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर और प्रोफेशनल लाइफ तक हमने चर्चा की और बहुत कुछ जानने को मिला। उम्मीद करते हैं कि जब आगे जो शोज आएंगे उसके बाद जब और कुछ किस्से और कुछ डायलॉग्स आपके पास आएंगे तो एक बार फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय नेगी जी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि इनसे मिलने के बाद यूँ लगा है कि अपनी वोकैबुलरी काफी कमजोर है, तो उस पर काम करेंगे अब आगे हम भी। कैसी बात आई एम अमेज्ड। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। तो ये थे हमारे साथ एक्टर कॉमेडियन प्रियांक आर्या, जिन्हें आप हु इज पीकू के नाम से जानते हैं। आज इन्होंने अपनी सफलता का राज बताया और कई उन रहस्यों से पर्दा हटाया जो इनके जीवन के थे। जो भी कुछ बताया, उम्मीद करते हैं कि वो आप लोगों को पसंद आया होगा और ऐसी हस्तियां हमारे साथ आती रहेंगी। इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को अगर आपको देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए उत्तराखंड तक।